फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं ये टॉपिक है मेंटल एप्टीट्यूड का। जी हाँ, यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए रीजनिंग पोर्शन, रीजनिंग में मेंटल एप्टीट्यूड एक टॉपिक है और मेंटल एप्टीट्यूड से आपको कम से कम मिनिमम 15 प्रश्न देखने को आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। 17 और 18 फरवरी 2024 को जो पेपर हुआ था, जो कि लीक हो गया था और जिसकी परीक्षा आपको फिर से देना है 23, 24, 25 अगस्त या 30, 31 अगस्त में, तो वहां से कम 13 से 15 प्रश्न पूछे गए थे। तो इस बार भी उम्मीद करिए कि 15 प्रश्न तो आपके यहां से आएंगे ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको बहुत ही अच्छे से आप जब तक कॉन्सेप्ट को समझेंगे नहीं, आप ऐसे प्रश्नों का आंसर नहीं दे पाएंगे, आपसे गलतियां होंगी और फिर वो बड़ी घातक सिद्ध हो सकती हैं आपके लिए। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए, प्रश्न है, आप एक पुलिसकर्मी हैं, इसलिए आपका कर्तव्य रक्षा करना है। किसकी? सभी समुदायों की, केवल अल्पसंख्यक समुदाय की, केवल बहुसंख्यक समुदाय की, या आपके स्वयं के समुदाय की। देखिए, आप पुलिसकर्मी हैं, आप कभी भी ये मत सोचिए कि आप अपने परिवार का भला कर लेंगे, आप अपने मोहल्ले का भला करेंगे, आप किसी व्यक्ति विशेष का भला करेंगे, आप किसी विशेष समुदाय का भला करेंगे, आप अल्पसंख्यक का करेंगे, आप बहुसंख्यक, आप किसी का नहीं कर सकते। आप जो पुलिसकर्मी हैं, आपने जो वर्दी पहनी है, वो वर्दी किसके लिए है? सभी के लिए है, सभी समुदायों के लिए है। चाहे वो आपके मोहल्ले का हो, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय का हो, बहुसंख्यक समुदाय का हो, आपके घर का हो, पड़ोसी का, आप सबका भला करेंगे। क्योंकि आपकी वर्दी सिर्फ आपके लिए नहीं है। ये नहीं कि हाँ जो है देखा कि हाँ भाई ये क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय का है, मेरे समुदाय का, मेरी बिरादरी का, मेरे धर्म का, मेरी जाति का, हम उसी का भला करें। आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, कुछ टैग वर्ड्स याद कर लीजिए कि जो है आप हमेशा, आपकी जो थिंकिंग होनी चाहिए वो ब्रॉड लेवल पे होनी चाहिए। आप बहुत संकीर्ण मानसिकता रख करके ऐसे प्रश्नों का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सभी समुदायों की। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। आगे बात कर लेते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, आप एक अपराधी का पीछा कर रहे हैं, आप एक अपराधी का पीछा कर रहे हैं और उसे भाग जाने से रोकने के लिए, आप एक अपराधी का पीछा कर रहे हैं और वो भाग ना जाए, इसके लिए आपने क्या किया है भैया? रोकने के लिए आपको क्या करना है? देखिए, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर रहा हूं। देखिए, आप एक अपराधी का पीछा कर रहे हैं और उसे भाग जाने से रोकने के लिए आपको अपनी बंदूक का उपयोग करना है। आपको निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, एक अपराधी है और उस अपराधी को आप क्या कर रहे हैं? आप उस अपराधी को रोकना चाहते हैं, भाग जाने से रोकना चाहते हैं। और जो आप उस समय, उस दौर में जो आप कार्रवाई करें वो क्या करेंगे? अपराधी को केवल उसके पैर पर गोली मारे ताकि आप उसे भाग जाने से रोक सकें, उसे शूट करने में संकोचें क्योंकि वो भी एक इंसान है, अपराधी के साथ साथ बातचीत करें ताकि आप समय हासिल कर सकें, पुलिस स्टेशन से आने के लिए अतिरिक्त सहायता की प्रतीक्षा करें। देखिए, अगर पुलिस स्टेशन से आने के लिए अगर अतिरिक्त सहायता की प्रतीक्षा करेंगे तो भैया अपराधी रुकेगा? नहीं रुकेगा, वो भाग जाएगा। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया ऑप्शन। अपराधी जो होना चाहिए, यहाँ पे अपराधी होना चाहिए। अपराधी के साथ बातचीत करें, भैया जब वो भाग रहा तो अपराधी के साथ बात करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो गया। उसे शूट करने में संकोचें क्योंकि वो भी एक इंसान है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि आप उसको डायरेक्ट शूट नहीं कर सकते, कानून आपको इसकी इजाजत नहीं देता है, तो ये भी गलत है। हाँ, अपराधी को केवल उसके पैर पर गोली मारे ताकि वो क्या करे? ताकि आप उसे भाग जाने से रोक सके। ये आपको कानून भी छूट देता है कि आप उसको पैर पे गोली मारे जिससे वो भाग ना पाए और उसको आप धर दबोचे। तो यही वाला आपका ऑप्शन सही होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। आगे बात कर लेते हैं, यदि आपके पड़ोस में एक चोरी हो गई है तो आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए? देखिए, आप एक बाई दिवाज, अभी पुलिसकर्मी आप नहीं हैं और आपके पड़ोस में चोरी हो गई, आप क्या करेंगे? पुलिस मुख्यालय को कॉल करेंगे कि पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे, या तुरंत निवारण के लिए अदालत में जाएंगे, या सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरों को सचेत करना शुरू कर देंगे? भैया देखो, सोशल मीडिया के माध्यम से सचेत करना शुरू कर देंगे? नहीं। तुरंत निवारण के लिए अदालत चले जाएंगे? कहां भैया, तुरंत कहां जो है अदालत आप पहुंच जाएंगे? अदालत तुरंत थोड़े ना आपकी बात सुन लेगी।
पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे? हाँ, पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके बताएंगे कि भाई ऐसी घटना घटी है, और फिर उसको तत्काल प्रभाव से आपको कुछ ना कुछ मदद पुलिस देगी। पुलिस मुख्यालय को कॉल करेंगे? नहीं भैया, पुलिस मुख्यालय बहुत बड़े मैटर देखती है, ये आपके घर के चोर और ये जो है ये आपकी जो लोकल पुलिस है, जो थाने की पुलिस है, चौकी इंचार्ज होते हैं, यही आपके देखेंगे। ठीक है, तो आप पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे। आगे है, आप अपराध विभाग के प्रमुख हैं। हालांकि आपको नियंत्रण में आने वाला इलाका लगभग अपराध मुक्त है, तदाप आपके इलाके में अपराध अचानक बढ़ गया है। अपराध को नियंत्रित करने के लिए आप निम्न में से कौन सी कार्यवाही करेंगे? देखिए, आप अपने जो अपराध विभाग है उसका प्रमुख हैं और आपके इलाके में अपराध अचानक बढ़े हैं, आप कौन सी कार्यवाही करेंगे? अपराधों से आगे बचने के लिए शांति बैठकें आयोजित करेंगे, वर्तमान के साथ अतीत की अपराध दर की तुलना करेंगे, कि बंदूकें रखने पर मालिकों पर प्रतिबंध लागू करेंगे, या अपराध में वृद्धि के कारणों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे आया कि हम कारण की पहचान करेंगे, ये हमारा एक पॉजिटिव टैग है। भाई कोई भी समस्या है, आखिर ये चीजें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, अगर कारण स्पष्ट कर लेंगे आप तो हो सकता है कि आप उस पर पूरी तरीके से एक प्रभावी नियंत्रण कर पाएंगे। प्रभावी नियंत्रण क्यों कर पाएंगे? क्योंकि जो अपराध अचानक से बढ़े हैं उसका कारण क्या है। तो आप किसी भी कार्य को तभी करते हैं जब उसका कारण पता हो। भाई सीधी सी बात है, हम डिसीजन तो लें, लेकिन डिसीजन कैसे ले सकते हैं जब तक हमको यही नहीं पता है कि अपराध में जो वृद्धि का कारण है वो क्या है। तो यहां पे जो राइट विकल्प होगा वो डी होगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो अपराध है, जो अपराध में वृद्धि हुई है उसके कारणों की पहचान करेंगे कि ये जो अपराध में वृद्धि अचानक से हुई है वो क्यों हुई है, और यही आपका सबसे पॉजिटिव टैग होगा, सबसे बढ़िया विकल्प होगा डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, यदि किसी प्रदेश में अपराध दर बढ़ रही है तो सरकार जिम्मेदार है, या पुलिस जिम्मेदार है, या न्याय व्यवस्था जिम्मेदार है, या वहां रहने वाले लोग जिम्मेदार हैं। देखिए भाई, प्रदेश में अपराध दर बढ़ रहा है तो इसके लिए पुलिस जिम्मेदार है। भाई सरकार क्या करे, सरकार थोड़े ना उसको जो है आकर के क्या करेगी, इसके लिए तो पुलिस जिम्मेदार होगी। क्यों? क्योंकि भाई गश्त किसको करना है, पेट्रोलिंग किसको करना है, जो चोरों के मन में भय कौन पैदा कर सकता है? भाई प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, तो क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ आदेश ही तो देंगे। ऐसा तो है नहीं कि चोरों को आकर के मुख्यमंत्री साहब खुद पकड़ने लगेंगे। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये पुलिस विभाग की है, और इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? पुलिस को ही ठहराया जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी वाला विकल्प आपका सही होगा। नेक्स्ट है, आप देखते हैं कि एक युवा व्यक्ति एक वरिष्ठ नागरिक को अपशब्द कह रहा है। देखिए, एक युवा व्यक्ति एक सीनियर सिटीजन को, एक वरिष्ठ नागरिक को अपशब्द कह रहा है, गाली दे रहा है। जब आप उससे प्रश्न करते हो तो वह कहता है कि वो जो भी कहना चाहता है कहने की स्वतंत्रता उसके पास है। वरिष्ठ नागरिक पुलिस से शिकायत करना चाहता है। स्थिति को सौहार्दपूर्ण हल करने के लिए आप निम्न में से किन तरीकों को अपनाएंगे? देखिए, एक ऐसा व्यक्ति है जो युवा है और वो एक सीनियर सिटीजन को, एक वरिष्ठ नागरिक को गाली दे रहा है। आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं तो युवा कहता है नहीं, उसके पास अधिकार है, वो स्वतंत्र है, वो कुछ भी कहे। ऐसे में जो सीनियर सिटीजन है, जो वरिष्ठ नागरिक है, वो आपसे शिकायत करना चाहता है। स्थिति को सौहार्दपूर्ण रहे, भाईचारा बना रहे, इसके लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे, यही प्रश्न है। तो यहाँ पे घटना को देखने वाले लोगों को सहायता मांगेंगे, वरिष्ठ नागरिक को अच्छा व्यवहार करने की सलाह देंगे, युवा लड़के को थप्पड़ मारेंगे और उसे माफी मांगने के लिए कहेंगे, या दोनों पक्षों का शांति बनाए रखने के लिए कहेंगे। तो देखिए, यहाँ पे थप्पड़ वप्पड़ नहीं मारेंगे, यहाँ पे जो विकल्प सही होगा वो डी वाला होगा। क्यों? दोनों पक्षों का शांति बनाए रखने के लिए कहेंगे। देखिए, दोनों पक्षों से जब भी ऐसा कोई विवाद हो तो क्या होता है, देखा होगा कि अगर काफी भीड़ हो जाती है तो दो समुदाय अगर आपस में भिड़ रहे हैं, दो लोग आपस में भिड़ रहे हैं, तो दोनों लोगों को क्या करना चाहिए, पहले उस समय मतलब ठीक उसी समय, क्योंकि विवाद को अगर थप्पड़ मारेंगे तो हो सकता है स्थिति और ज्यादा गड़बड़ हो जाए, स्थिति बिगड़ सकती है। तो स्थिति आपको बिगाड़ना नहीं है, आपको स्थिति सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए, सौहार्द बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों से शांति की अपील करेंगे, और उसके बाद जो डिसीजन लेना होगा बाद में आप लेते रहेंगे। तो ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, कल्पना कीजिए कि आप कार्यालय जा रहे हैं और आप देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल की एक कार के साथ दुर्घटना हो गई है। मोटरसाइकिल की कार के साथ दुर्घटना हो गई है, मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी?
कार चालक को आप डांटना शुरू कर देंगे, नहीं भैया वो तो क्या है, ठीक है उससे गलती हुई है, लेकिन अभी ये समय नहीं है कि हम कार चालक को डायरेक्ट डांटना शुरू करें। पुलिस को सूचित करेंगे, भैया पुलिस को सूचित करेंगे, तब तक मामला और बिगड़ सकता है। मोटरसाइकिल चालक के पते को खोजेंगे, हाँ पता तो खोजा जाएगा लेकिन बाद में खोजा जाएगा। सबसे पहला काम क्या होगा, एम्बुलेंस को बुलाएंगे, क्योंकि वो अगर काफी चोट खा गया है, अगर हम ये सोचें कि पहले हम पता लगाएं क्यों हुआ, किसकी गलती है, हम कार चालक को सजा देंगे, हम पुलिस को बता देंगे, हम वीडियोस बनाने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। क्योंकि पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि जो मोटरसाइकिल चालक है जो कि चोट खाया है उसको पहले एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाए, जिससे उसकी जान बच सके। और उसके बाद तो आप कार चालक को डांटें, गिरफ्तार कर लें, सजा दें, पुलिस को सूचित करें, पता खोजें, सारी चीजें सही हैं, लेकिन आप पहला काम करेंगे एम्बुलेंस को बुलाएंगे। तो ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार जनता को समाज के नियमों और अधिनियमों को पालन करना चाहिए। कभी कभी प्राधिकारी को संतुष्ट करने के लिए, जब भी इनका पालन करना संभव हो, भले ही ये उनके हितों के खिलाफ हो, अगर ये उनके लिए उपयुक्त है और पालन करना सुविधाजनक है। तो भैया देखिए, अगर जनता, देखिए क्या क्वेश्चन है, आपके अनुसार जनता को समाज के नियमों और अधिनियमों को पालन करना चाहिए। तो जो जनता है, जनता को समाज के नियमों का पालन करना चाहिए, चाहे ये उनके हितों के खिलाफ ही क्यों ना हो। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, जो समाज के नियम है, जो कानून है, उसको आपको मानना होगा। चाहे हो सकता है वो आपका व्यक्तिगत हित के खिलाफ हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत हित यह सर्वोपरि नहीं होता है। ये समाज का हित हो, देश का हित हो, आप वही एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो जो पॉजिटिव टैग होगा सी वाला होगा, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल जनसंख्या वाले किसी भी देश में लगभग सभी निजी या सार्वजनिक मुद्दों में कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने की संभावना होती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कानून और व्यवस्था, कानून की स्थिति में बदल नहीं सकती है, कानून और व्यवस्था की स्थिति में बदल नहीं सकती है। सरकार द्वारा कृषि उत्पादों पर सब्सिडी निरस्त किए जाने से किसानों का विरोध प्रदर्शन, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के विरोध में महिलाओं का विधानसभा की ओर जुलूस पर निकलना, धार्मिक प्रदर्शन में भाग लेने के लिए लोगों का सड़कों के दोनों ओर एकत्रित होना, बाल दिवस समारोह में भाग लेने विभिन्न स्कूलों के बच्चों का एकत्रित होना। देखिए सारी चीजों पर आप अपनी स्थिति सब कुछ परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसमें आप स्थिति परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, और वो है बाल दिवस समारोह में भाग लेने वाले विभिन्न स्कूलों के बच्चों का एकत्रित होना। इस चीज को आप नहीं रोक सकते हैं। देखिए सब्सिडी निरस्त किए जाने से किसानों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसको आप रोक सकते हैं। महिलाओं पर अगर अत्याचार बढ़ रहा है, जुलूस निकल रहा है, उसको रोका जा सकता है। धार्मिक प्रदर्शन में भाग लेने के लिए लोगों का सड़क के दोनों ओर एकत्रित होना रोका जा सकता है, लेकिन बाल दिवस समारोह पर जो बच्चे स्कूल में एकत्रित हो रहे हैं उसको आप नहीं रोक सकते हैं। तो डी वाला सही होगा, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सार्वजनिक क्षेत्र में अचानक भीषण आग लगने के दौरान पुलिस इनमें से इस एक को छोड़कर अन्य सभी के लिए जिम्मेदार है। देखिए घटनास्थल के आसपास खड़े लोगों की सुरक्षा करना बिल्कुल जिम्मेदार है इसके लिए। अग्निशमन विभाग के उपकरणों की सुरक्षा करना ये भी जिम्मेदार है, पुलिस ही किसका काम करेगी। गैर आपातकालीन ट्रैफिक को पुनः व्यवस्थित करना बिल्कुल सही है, ट्रैफिक का भी जिम्मेदारी देखेगी। फोटो क्लिक करने में फोटोग्राफर्स की मदद करना, नहीं भैया फोटोग्राफर्स अपना काम करेंगे, और पुलिस अपना काम करेगी। देखिए आप मदद किसको किसको दे सकते हैं भाई, ठीक है लोगों की आप मदद करिए, जो अग्निशमन विभाग के उपकरण आए हैं उसकी मदद करिए, ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए आप जो है तत्काल प्रभाव से गैर आपातकालीन ट्रैफिक को बुलाइए, उसकी व्यवस्था करिए। लेकिन फोटो क्लिक करने के लिए पत्रकार का काम है, वो पत्रकार अपना काम करेगा, उस पर आपका कोई भी ड्यूटी नहीं है, पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी नहीं है। आगे बात करते हैं, आपको विभाग से निलंबित कर दिया जाता है और एक दिन विभाग आपको किसी मदद के लिए संपर्क करता है। आप मदद के लिए तैयार रहेंगे, आप मदद के लिए तैयार नहीं रहेंगे, आप असमंजस में पड़ जाएंगे, आप विभाग से बदला लेना चाहेंगे। तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वह ए होगा। ठीक है आपको निलंबित किया गया, लेकिन अगर किसी भी तरीके से आप विभाग की अगर मदद की जरूरत है तो आप मदद के लिए तैयार रहेंगे।
ठीक है, अगर आप एक सच्चे पुलिस कांस्टेबल हैं तो आप उस विभाग की मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक जिम्मेदारी है, वो एक आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक उत्तरदायित्व होता है हर एक पुलिसकर्मी का, तो उसको आपको निभाना होगा। अगला प्रश्न है, आप घर पर आराम से कॉफी लेते हुए अपने परिवार के सदस्यों से बात कर रहे हैं। यदि दफ्तर तुरंत पहुंचने के लिए आपको कहा जाए तो आप क्या करेंगे? आप उस काम को टालने की कोशिश करेंगे कि आपको ठीक ना लगते हुए भी आप उठकर दफ्तर चले जाएंगे, या अपनी जगह किसी और का भेजने का यत्न करेंगे, या दफ्तर जाकर शिकायत करेंगे? अब बताइए, आप सभी बताइए कि आप आराम से कॉफी का मजा ले रहे हैं परिवार के सदस्यों के साथ और दफ्तर से कहा जा रहा है कि भैया आ जाओ, तो क्या करेंगे? आप दूसरों को तो भेज ही नहीं सकते, अपनी जगह किसी और को भेजेंगे? भैया हो ही नहीं सकता, नौकरी आपको मिली है, सबको थोड़े ना भेज दिया जाएगा। ठीक है, दफ्तर जाकर शिकायत करेंगे, क्यों भाई? आपकी तो जिम्मेदारी है, वो तो जाना ही पड़ेगा। आप शिकायत किस बात की? ठीक है, आगे है, टालने की कोशिश करेंगे। ये एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक निगेटिव टैग है। आप किसी भी चीज को टाल नहीं सकते हैं, जिम्मेदारी होती है भाई। आप पुलिसकर्मी हो, दफ्तर से बुलाया गया है, आपको ठीक लगे या ना लगे, इच्छा हो या ना हो, आप उठकर दफ्तर जाएंगे और उस समय दफ्तर का जो भी काम होगा आप उसको बहुत ही ईमानदारी के साथ, निष्ठापूर्वक और पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। अगला है, आपने पर्याप्त सबूत के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने में जल्दबाजी करने के लिए आपके बॉस ने आपको फटकार लगाई है। इस स्थिति में आपकी ओर से सबसे अच्छी कार्यवाही क्या होगी? अपने बॉस के खिलाफ मीडिया समर्थन इकट्ठा करने लगे। भैया ये नेगेटिव है भाई, डाटा है तो ठीक है, बॉस है, एक बार तो आपको सुनना ही होगा। अपने बॉस का मुकाबला करना और उस पर पक्षपात का आरोप लगा देना, नहीं भाई, झूठा उठा आरोप आप नहीं लगाएंगे। गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ सबूत तैयार करना, ठीक है, सबूत तो बाद में करेंगे, लेकिन उस समय हम जल्दबाजी के लिए अपने बॉस से क्षमा मांगेंगे। तो यहां पे जो विकल्प आपका सही होगा वो होगा ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, आप रात को सिनेमा देखकर आ रहे हैं और अचानक आप देखते हैं कि कुछ गुंडे दो लड़कियों का पीछा कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? आप गुंडों से कहते हैं कि वहां से चले जाओ या उसका नतीजा भुगतने को तैयार रहे? भैया कहने से गुंडे मान जाते तो इस समाज में गुंडे होते ही नहीं। ठीक है, तो ये वाला तो बिल्कुल विकल्प सही नहीं लग रहा है। आगे बात करते हैं, आप लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। आप लड़कियों को प्रोटेक्शन दीजिए, रक्षा करिए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए और घर तक छोड़ के आए। आप आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं। भैया आप पुलिसकर्मी हो, दूसरों को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। आप चुपचाप देखते हुए निकल जाते हो, फिर काहे की पुलिसकर्मी भाई, फिर काहे की पुलिसकर्मी, फिर काहे की ईमानदारी, फिर काहे की निष्ठा, फिर काहे का कांस्टेबल? उससे अच्छा है कांस्टेबल बनवाई ना करो, निकल जाओ। लेकिन नहीं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस दोनों लड़कियों को, एक लड़की दो लड़की जो भी है, आप उन लड़कियों को क्या करेंगे? घर तक छोड़ करके आएंगे और सुरक्षा उनको आप देंगे, क्योंकि आप एक पुलिसकर्मी हैं। पूछताछ के समय अपराधी अपशब्द का प्रयोग करता है, आप क्या करेंगे? शांत रहेंगे और अपनी पूछताछ जारी रखेंगे? बिल्कुल भैया, ठीक है। पूछताछ के समय जो अपराधी होगा वो तो ऐसी बात बोलबे करेगा कि वो सही बात ना कबूले, लेकिन आपको उस समय शांति बनाए रखना है और अपनी पूछताछ जारी रखना। बाद में चाहे जो उसको आप पनिश करिए, ठीक है, बाद में तो सटासट लगा दीजिए दो चार ठो, कोनो दिक्कत नहीं है। अपराधी को अपशब्दों का प्रयोग करने के लिए पीटेंगे। भैया शुरुआत में पीटोगे तो फिर जिस चीज के लिए आप पूछताछ कर रहे हो वो फिर सार्थक दिशा में नहीं जाएगा। जो आप उससे उगलवाना चाहते हो, जो राज उससे जानना चाहते हो, क्या वो राज वो उगलेगा? क्या वो बताएगा? तो सिर्फ पीटने लगेंगे तो उससे काम नहीं होगा। तो आप शांत रहें और उसकी अपनी पूछताछ जारी रखें। अपराधी को वापस अपशब्दों से संबोधित करेंगे। भाई आप काहे गाली दोगे? आप काहे गाली दोगे? वो गाली दे रहा है तो आप भी वैसे हो जाओगे? नहीं, आप गाली नहीं दोगे। अपने सहयोगी से समस्या से निपटने के लिए कहेंगे। बिल्कुल ठीक है, सहयोगी से बाद में कहा जाएगा, लेकिन उस समय आप क्या करेंगे? जब आप पूछताछ कर रहे हैं, अपनी शांति बनाए रखें और उससे प्रश्न पूछते रहें, वो आपको उत्तर देगा ही देगा, क्योंकि बाद में परेशान होकर के प्रश्न पे और बहुत ही आपको क्या करना है, जो प्रश्नों का क्रम हो वो बहुत अच्छा हो। ऐसे घुमा के प्रश्न पूछें कि जो है अपराधी जो भी है वो आपको सही बात बताने के लिए बाध्य हो जाए। आप काम करते हुए थक चुके हैं और आपके अधिकारी आपको और काम दे देते हैं, आप क्या करेंगे?
उन्हें और काम ना देने के लिए कहेंगे? बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर सकते। अपने बॉस से अगर आप ये सोचते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, हम ये कह देंगे, तो बॉस आपका छोड़ने वाला नहीं है। या तो आप नौकरी करेंगे या तो फिर नौकरी से इस्तीफा देंगे। तो ये वाला विकल्प तो बिल्कुल निगेटिव टैग की तरह है। काम स्वीकार कर लेंगे और पूरा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आप एक पुलिस कांस्टेबल हैं और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उस कार्य को करें और काम को स्वीकार करें। इसके अलावा अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मना कर देंगे और आपका बॉस आपको छोड़ देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बी वाला आपका विकल्प सही लग रहा है। काम से इस्तीफा दे देंगे, ये कोई होशियारी नहीं हुई कि छोटा सा काम आगे बढ़ गया तो आपने क्या किया, रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। ये भी एक निगेटिव टैग की तरह है। किसी और पर काम को लादने का प्रयत्न करेंगे, ये कहां का न्याय है कि आप अपने कार्य को दूसरों से करवाएंगे, क्योंकि नौकरी जॉब जो मिली है वो आपको मिली है, तो वो दूसरा कार्य दूसरा आदमी क्यों करेगा। तो यहां पे जो आपका विकल्प सही होगा वो होगा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनता द्वारा पुलिस के कामकाज के खिलाफ उठाई गई निम्नलिखित में से सबसे गंभीर शिकायत कौन सी है? समय पर अपराध स्थल पर नहीं पहुंचना, बिल्कुल ये एक हो सकता है, लेकिन अभी और विकल्प पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको जो यूपीपी में एग्जाम में जो प्रश्नों में जो विकल्प मिलते हैं वो ऐसे विकल्प मिलते हैं जो बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे अच्छा विकल्प होता है वो आपका आंसर होता है। गैंगस्टर के द्वारा की गई शिकायत दर्ज करने से मना करना, यातायात संबंधी मामलों को हल करने की कोशिश नहीं करना, अवैध रूप से एक संदिग्ध को हिरासत में लेना और उसे यातनाएं देना। तो यहां पे प्रश्न क्या था कि जनता द्वारा पुलिस के कामकाज के खिलाफ उठाई गई निम्नलिखित में से सबसे गंभीर शिकायत कौन सी है? तो भैया सबसे गंभीर शिकायत जो है वो ये है कि अवैध रूप से एक संदिग्ध को हिरासत में ले लेना और उसे यातनाएं देगा। देखिए अभी वो संदिग्ध है तो आप उसे यातनाएं नहीं दे सकते हैं। सपोज दैट कि जब आपने रिजल्ट निकाला कि वो अपराधी नहीं था, तो क्या जो आपने यातनाएं दी हैं, जिसपे आपने लठ चलाए हैं, क्या वो लठ वापस आप ले सकते हैं? नहीं ले पाएंगे। तो आपको किसने अधिकार दे दिया कि एक ऐसा क्यों एक संदिग्ध स्थिति में आप उसको पीटना शुरू नहीं करेंगे, और ये बहुत बड़ी समस्या है। तो यहां पे जो विकल्प सही होगा वो सही होगा डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है, लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है, आप क्या करेंगे? ड्यूटी पर बने रहेंगे, दूसरे पुलिसकर्मी के आने पर चले जाएंगे, वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शिकायत करेंगे, या ड्यूटी वाले पुलिसकर्मी को ढूंढना शुरू कर देंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ए होगा। ठीक है, आपका समय सीमा समाप्त हो गया है, आपकी ड्यूटी का समय नहीं है, लेकिन आप उस दफ्तर को, आप उस ऑफिस को अकेले छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब तक दूसरा पुलिस कर्मचारी उस दफ्तर में आकर के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना शुरू ना कर दे, तब तक आप ड्यूटी पर बने रहेंगे। तो जो ऑप्शन ए है ये सबसे पॉजिटिव टैग है और ए वाला ही सही होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए? संवेदनशील, क्रूर, मृदुभाषी या ईमानदारी? देखिए भैया, संवेदनशील तो होना चाहिए, मृदुभाषी भी होना चाहिए, थोड़ा सा बढ़िया बोलना चाहिए, हर बात पे गाली गलौज ना शुरू कर दे। ईमानदार तो बिल्कुल होना चाहिए, हाँ क्रूरता उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी वाला सही होगा, विकल्प बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से सदैव करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, कटु व्यवहार करना चाहिए, उचित व्यवहार करना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो देखिए, एक आप पुलिसकर्मी हैं और अपने अधिकारी से सदैव उचित व्यवहार करना चाहिए। कैसा उचित व्यवहार? कैसा व्यवहार आपको जो है एक समाज सिखाता है। बहुत सारी चीजों को, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक चीजें कानून के अकॉर्डिंग ही चल पाए। कुछ चीजें व्यवहारिक रूप से होती हैं, कुछ चीजें मानवता बस होती है, कुछ चीजें इंसानियत बस होती हैं। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप एक पुलिसकर्मी हैं तो अपने अधिकारी से, अपने बॉस से, अपने से जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे आप उचित व्यवहार करेंगे। तो ऑप्शन सी वाला विकल्प सही होगा, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के जो है कुछ हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मेंटल एप्टीट्यूड से रिलेटेड थे, और यूपीपी री एग्जाम में आपको यहां से कम 13 से 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छे से इसको जो है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ऐसी वीडियोस आपको डेली मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।